हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है कैपिटल रिडक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर से आप लोगों को एग्जाम में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। वो क्वेश्चन एमलगमेशन के साथ और में रहेगा। हम प्रेफर करते हैं कि आप लोग एमलगमेशन ना करके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन अटेंड कीजिए। अब क्यों? क्योंकि एमलगमेशन का जो सम है उसमें दो तीन टाइप का सम्स आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में प्रॉब्लम ये होता है कि आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा सम या किस टाइप का सम एमलगमेशन से आया है। इसीलिए हम प्रेफर करेंगे कि आप लोग कैपिटल रिडक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है वो एकदम ध्यान से कीजिए कि इस चैप्टर से जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आए वो आप लोग कर पाए एग्जाम में। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन होता क्या है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन कंपनी अकाउंट्स refers to the process by which a company reorganizes its financial structure internally without liquidating or dissolving the entity। मतलब कंपनी के अंदर का जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको कंपनी जब रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है या रीऑर्गेनाइज करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है इसमें कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रहा है या कंपनी बंद नहीं हो रहा है। कंपनी इंटरनली अपना फिनेंशियल स्ट्रक्चर को क्या करता है? रिकंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, यह रीऑर्गेनाइज करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग इसको नहीं बोलते हैं। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कभी कभार ना ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, कंपनी का फिनेंशियल डिफिकल्टीज चल रहा है, कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ खराब है। इसकी वजह से कंपनी को क्या करना होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। ठीक है, इस चैप्टर से जो सम आप लोगों को आएगा उस सम में आप लोगों को जर्नल एंट्री करना पड़ेगा और उसके साथ एक बैलेंस शीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कंपनी बैलेंस शीट दिया गया है और उस बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट्स है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग को धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज में। और यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, शो द जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट में क्या लिखा है? लिखा है इक्विटी शेयर्स वर रिड्यूस टू न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 ईच। मतलब जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है कंपनी का उसका वैल्यू अब कितना करके होगा? अब होगा उसका वैल्यू ₹4 करके। तो ऊपर में क्या लिखा है? शेयर कैपिटल में लिखा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। तो कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर है ₹10 करके, ये है एग्जिस्टिंग शेयर। लेकिन ये शेयर की जगह पर अब क्या होगा? अब 10,000 शेयर ही होगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना करके होगा? ₹4 करके होगा। तो ₹10 वाला जो शेयर है वो कैंसिल हो जाएगा, होके ₹4 वाला नया शेयर क्रिएट होगा। समझ में आया? द बैलेंस शीट में जो ₹10 का शेयर है वो कैंसिल होगा, होके ₹4 का नया शेयर क्रिएट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इक्विटी शेयर है ये तो बेसिकली क्या बैलेंस है? ये बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है। और हम लोग को पता है कि क्रेडिट बैलेंस को अगर मुझे घटाना है उसको क्या करना होगा? उसको डेबिट करना है। मतलब ये जो 10,000 इक्विटी शेयर है ₹10 करके, ये ₹10 वाला शेयर कैंसिल हो जाएगा और उसके जगह पर नया शेयर आएगा ₹4 का। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर कितना करके आएगा? ₹4 करके आएगा। 10,000 का शेयर कैंसिल होगा, कैंसिल होकर उसके जगह पर ₹4 वाला शेयर कंपनी के पास क्रिएट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जो कैंसिलेशन होगा वो तो डेबिट होगा, वो जो ऊपर में इक्विटी शेयर लिखा है बैलेंस शीट में वो तो क्रेडिट बैलेंस है। अब उसको क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करके राइट ऑफ करेंगे, लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है। एक एक का वैल्यू कितना था? ₹10 था। तो ये डेबिट होके कैंसिल हो गया। अब इसके जगह पर अब कंपनी के हाथ में अब न्यू इक्विटी शेयर क्रिएट होगा, कितना करके? ₹4 करके। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, वो 10,000 ही रहेगा, लेकिन 10 के जगह पर कितना आएगा? अब आएगा ₹4 करके। लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
10,000 इंटू ₹4, तो क्रिएट कर लिए 40,000। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किए? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स था, डेबिट करके उसको राइट ऑफ किए। वो क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट करके राइट ऑफ किए उसको। और नया इक्विटी शेयर क्रिएट हुआ 10,000 ही है, लेकिन उसका वैल्यू 10 से कितना होगा? अब 4 रुपया से न्यू क्रिएशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 60,000 का डिफरेंस आ रहा है। लेट से एक पॉट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना, ये जमा करके रखेंगे हम लोग। कैपिटल तो था 1 लाख, वो अब कितना हो गया? 40,000। तो कैपिटल का जो एक्स्ट्रा 60,000 है ना, वो 60,000 जो प्रॉफिट है मेरा, वो प्रॉफिट को हम लोग इस अकाउंट में जमा करके रखेंगे। ये जो पॉट है, ये सपोज एक अकाउंट है, यहाँ पर जमा करके रखेंगे। और इस अकाउंट का एक स्पेसिफिक नाम है कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट, या तो बहुत जन इसको कैपिटल रिडक्शन भी बोलता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन बोलता है। मतलब आप लोग जो क्लास 12 में पार्टनरशिप किए थे, उसमें देखिएगा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के चीज था। ये अकाउंट भी वैसा ही है। ठीक है, मतलब कैपिटल रिडक्शन करके, या तो बहुत सारा एडजस्टमेंट्स ऊपर में है, वो सब करने के बाद जो कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आ रहा है, वो कंपनी क्या करेगा? वो प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल के रखेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन या डिडक्शन। फ्यूचर में कंपनी क्या करेगा? कंपनी के हाथ में जो एक्यूमुलेटेड लॉस, फिक्टिशियस एसेट्स रहता है, वो सारा लॉस और फिक्टिशियस एसेट को कंपनी क्या करेगा? इस अकाउंट में जमा हुआ पैसे से राइट ऑफ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 60,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट में, जो कि है 60,000। प्रॉफिट है इसीलिए क्रेडिट किए। ठीक है, तो कैपिटल टोटल था 1 लाख, उसका वैल्यू घट के हो गया 40,000। तो वो जो 60,000 प्रॉफिट है, वो हम लोग कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन में लिख देंगे, कि फ्यूचर में हम लोग इस रिकॉन्स्ट्रक्शन में जमा हुआ पैसे को यूटिलाइज करके कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड लॉस या फिक्टिशियस एसेट है, उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए इसका नरेशन लिख लेते हैं। तो नरेशन लिख दिए, being equity share of rupees 10 each reduced to equity share of rupees 4 each, and balance will be transferred to capital reconstruction account as per board resolution number dot dot dated dot dot। board resolution और dated क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, आई होप कि ये एंट्री आप लोगों को समझ में आया है। चलिए अगले एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? लिखा है 9% प्रेफरेंस शेयर्स were converted into same number of 11% प्रेफरेंस शेयर of 50 each fully paid up। मतलब 9% जो प्रेफरेंस शेयर है, वो कन्वर्ट होकर 11% प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा सेम नंबर का। मतलब जितना क्वांटिटी का प्रेफरेंस शेयर था, उतना ही प्रेफरेंस शेयर्स का क्वांटिटी रहेगा। 9% की जगह पर वो 11% हो जाएगा, और वो हो जाएगा 50 करके। कितना करके? 50 करके। चलिए ऊपर में देखते हैं कितना करके है। देखिए लिखा है 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इच फुल्ली पेड अप। 9% की जगह पर उसका डिविडेंड परसेंटेज हो जाएगा 11%, और 100 का प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 50 करके। तो ये जो 9% प्रेफरेंस शेयर 100 इच है, ये भी कैंसिल होगा। ये भी क्रेडिट बैलेंस है, कैंसिल होगा तो ये भी डेबिट होगा। चलिए एंट्री करते हैं फिर। अब देखते हैं कितना को प्रेफरेंस शेयर्स है। देखिए 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, और एक का वैल्यू 100 रुपया करके है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 100, कितना प्रेफरेंस शेयर्स है? 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है। मतलब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2000 है। तो 2000 इंटू रुपीज 100, ये होता है आपका 2 लाख। ठीक है, अब इसके जगह पर कौन आएगा? 11% प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम बोला था, तो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स था, 2000 ही रहेगा। लेकिन 100 के जगह पर कितना हो जाएगा? वो 50 हो जाएगा।
हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को? अब जो बैलेंस बच गया कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। लिखेंगे टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, 1 लाख। अब नरेशन लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है नरेशन में। बीइंग 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each कन्वर्टेड इनटू 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 each। तो 9% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया का था, वो कन्वर्ट हुआ है 11% प्रेफरेंस शेयर 50 में, और जो बैलेंस है वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दिए। एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। ठीक है, चलिए थर्ड एंट्री में बढ़ते हैं। देखिए थर्ड में क्या लिखा है। लिखा है 5% डिवेंचर्स वर सेटल्ड इन ए मैनर दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 10% बट टोटल इंटरेस्ट पेबल वुड बी सेम। इसको थोड़ा इलाबोरेट करके समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसमें ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि बोलना क्या चाह रहा है। देखिए लिखा है 5% डिवेंचर्स वर सेटल्ड इन ए मैनर दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 10% बट द टोटल इंटरेस्ट पेबल वुड बी सेम। अच्छा पहले देखते हैं डिवेंचर है कितना। देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 5% डिवेंचर है जिसका वैल्यू है 50,000 रुपया। तो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा पहले वो देख लेते हैं। तो 50,000 का डिवेंचर है, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 2500 रुपया होगा। अब बोला है डिवेंचर का ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 5% के जगह पर होगा 10%, लेकिन टोटल इंटरेस्ट 2500 ही रहेगा। ये लाइन का मतलब ये होता है 5% डिवेंचर था, 5% तो इंटरेस्ट का रेट होता है, तो डिवेंचर का वैल्यू था 50,000 का, तो 50,000 के ऊपर 5% होगा तो 2500 होगा। तो एनुअल इंटरेस्ट डिवेंचर का कितना होगा? 2500। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट अब 5% की जगह पर 10% होगा, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो 2500 पहले आता था अभी भी वो 2500 ही रहेगा। तो ये अमाउंट कितना होगा? ये जो अमाउंट है ये कितना होगा? ये कितना होने पर ये 2500 आएगा? अब ऑफ कोर्स ये 25,000 होगा तब ये 2500 आएगा। ठीक तो ये करने के लिए बोला है, मतलब डिवेंचर कन्वर्ट होगा, 5% की जगह पर 10% होगा, लेकिन वो 10% करने के बाद भी इंटरेस्ट टोटल में 2500 ही आएगा। पहले भी 5% करके 2500 आता था, अभी भी 10% करके 2500 ही आएगा। तो डिवेंचर कितना होने पे वो 10% करने के बाद भी 2500 ही मुझे इंटरेस्ट जनरेट करके देगा। तो डिवेंचर का वैल्यू 50,000 और नहीं रहेगा। 50,000 घट के अगर हम लोग 25,000 कर देंगे तब जाके उसका 10% करने पर टोटल इंटरेस्ट 2500 ही रहेगा। पहले भी 2500 था, अभी भी 2500 है। यहाँ पर लिखा है देखिए, पर द टोटल इंटरेस्ट पेबल वुड बी सेम, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना रहेगा? 2500 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो 5% डिबेंचर है ये कैंसिल होगा। इसके जगह पर कौन सा डिबेंचर फिर से हम लोग क्रिएट करेंगे? न्यू 10% डिबेंचर क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एंट्री है, इसलिए इसको हम रेड से लिख रहे हैं। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। कैंसिल हो गया ये डिबेंचर, 5% डिबेंचर कैंसिल हो गया। इसके जगह पर कौन आएगा? 10% डिबेंचर आएगा। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 2500 बाई 10%। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 50,000 इंटू 5% बाई 10%। ये करने के पर भी आंसर 25,000 ही आएगा। और ये जो डिफरेंस है कौन सा फंड में जाएगा? कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन। कितने जाएगा? बाकी 25,000। ठीक है, ये सारा अमाउंट ना बैलेंस करके आ रहा है, मतलब 50,000 से 25,000 बैलेंस करके फिर 25,000 कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन में। ठीक है, चलिए नरेशन लिखते हैं। देखिए क्या लिखा है। पेइंग 5% डिबेंचर कन्वर्टेड टू 10% डिबेंचर बट टोटल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। लिखा है क्रेडिटर्स
एग्री टू फॉरगो 80% ऑफ देयर क्लेम प्रोवाइडेड बैलेंस वुड बी पेड ऑफ। मतलब क्रेडिटर ने उन लोगों का 80% क्लेम छोड़ दिया है। ठीक है, वो लोग बोला है कि नहीं चाहिए मुझे, 80% क्लेम छोड़ दिया वो लोग, और बाकी जो पैसा है वो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। अब देखिए क्रेडिटर है कितना, देखिए लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब देखिए क्रेडिटर के साथ अगर सेटलमेंट होगा, क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस है, सेटलमेंट होगा तो उसका अकाउंट तो क्लोज होगा, मतलब उसको क्या करना है, हम लोग को डेबिट करना है। लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिटर ने बोला है 80% पैसा वो लोग नहीं लेगा, तो अगर 80% पैसा नहीं लेगा तो वो जो 80% का अमाउंट है वो कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, हम लोग उसको कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी पैसा तो हमें दे देना है, तो टू बैंक। हम नरेशन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं फिर। देखिए लिखा है कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 4 ईच एट पर फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। मतलब कंपनी के पास कैश का शॉर्टेज हो गया है, इसीलिए कंपनी मार्केट में शेयर इशू करके कैश उठा रहा है। ठीक है, चलिए एंट्री पास करते हैं। तो लिख दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग 5,000 इक्विटी शेयर्स इशूड एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। फिर बोला है एन एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज 5,000। ये जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है इसको करने के लिए मेरा कुछ खर्चा होता है, वो खर्चा कितना आया है, वो खर्चा आया है 5,000। ठीक है, तो चलिए इसका जर्नल करते हैं फिर। तो ये जो खर्चा है इस खर्चे को हम लोग कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। ठीक है, तो एंट्री ऐसा होगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 5,000 being expenses on रिकंस्ट्रक्शन पेड। ठीक है, तो एक बार ये जो 6 जर्नल एंट्री हम किए इसको रिकैप करवा देते हैं, इसके बाद ये 7 नंबर एंट्री आएंगे। ठीक है, ये लास्ट एंट्री होगा हम लोग का, इसको हम लोग करेंगे उसके बाद। पहले तो इक्विटी शेयर जो 10 का था उसको 4 रुपया करना होगा हम लोगों को। ठीक है, बोला है यहाँ पर इक्विटी शेयर्स वर रिड्यूस टू न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 4 ईच। तो बैलेंस शीट में जो 10 रुपया का इक्विटी शेयर है उसको कैंसिल करके हमें 4 रुपया का इक्विटी शेयर बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए बैलेंस शीट वाला जो इक्विटी शेयर है इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग राइट ऑफ कर दिए। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बोल के 10,000 इंटू 10 कर दिए, और उसके जगह पर क्या आएगा, न्यू इक्विटी शेयर आएगा 4 रुपया का। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम ही है, लेकिन 10 के जगह पर शेयर का वैल्यू हो जाएगा 4 रुपया। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4 लिख दिए 40,000। और ये जो बैलेंस है 10,000 से 4,000 एडजस्ट होने के बाद जो बैलेंस है वो हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एक अकाउंट है जहां पर ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग का आ रहा है वो प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करते जाते हैं, और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जाके मेरे कंपनी का जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, फिक्टिशियस एसेट्स है, वो सारा फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ करने के लिए और एक्यूमुलेटेड लॉस को सेट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जमा हुआ जो पैसा है उसको यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड केस में क्या था, सेकंड में बोला था 9% प्रेफरेंस शेयर्स वर कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच फुल्ली पेड अप। तो बैलेंस शीट में जो 9% प्रेफरेंस शेयर्स था उसका डिविडेंड रेट हो जाएगा अब 11% करके, और जो जो 100 का शेयर्स था उसका वैल्यू हो जाएगा 50। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में जो 9% 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है वो कैंसिल होगा, वो क्रेडिट बैलेंस है, कैंसिल होने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको हम लोग को डेबिट करना है। इसीलिए 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट किए, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स था 100 रुपया करके लिख दिए, और उसके जगह पर कौन सा प्रेफरेंस शेयर आएगा, 11% प्रेफरेंस शेयर आएगा, कितना करके 50 करके, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम रहेगा 2,000 ही रहेगा।
तो 1 लाख, और यहाँ पर जो बैलेंस बच गया 2 लाख से 1 लाख एडजस्ट होने के बाद वो हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दिए। थर्ड जो एंट्री है, ये बहुत अच्छा एंट्री है एक तो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, लिखा है कि 5% डिबेंचर्स वर सेटल्ड इन ए मैनर दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 10%, बट द टोटल इंटरेस्ट पेएबल वुड बी सेम। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो डिबेंचर है 5% डिबेंचर, वो है उसका वैल्यू है 50,000 रुपया। तो उसके ऊपर अगर हम लोग 5% इंटरेस्ट करेंगे, कितना आएगा, 2500 रुपया आएगा। लेकिन बोला है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। लेकिन 10% करने के बाद भी और टोटल इंटरेस्ट 2500 ही आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब डिबेंचर का वैल्यू 50,000 के घट के 25,000 हो जाएगा, तब उसके ऊपर अगर हम लोग 10% करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट 2500 ही आएगा। इसीलिए बैलेंस शीट में जो 50,000 का डिबेंचर था, उसको हम लोग राइट ऑफ कर दिए डेबिट करके। लिखे हैं 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, और उसके जगह पर आया है 10% डिबेंचर, ठीक है, और उसका वैल्यू होगा 25,000। कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो बैलेंस बच गया उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिए, उसको हम लोग कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दिए। फिर क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला था, क्रेडिटर्स एग्रीड टू फोरगो 80% ऑफ देयर क्लेम प्रोवाइडेड बैलेंस वुड बी पेड ऑफ। मतलब, तो देखिए बैलेंस शीट पे क्रेडिटर है 80,000, 80,000 का 80% वो लोग छोड़ दिया, और बाकी जो 20% है उसको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो चलिए इसका जर्नल देख लेते हैं। देखिए लिखा है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को डेबिट क्यों किए, क्योंकि उसका अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है। क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके हम उसको पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट किए, 80% जो छोड़ दिया वो तो मुझे पेमेंट नहीं करना है, प्रॉफिट हो गया मेरा। 80% अगर वो छोड़ देता है क्लेम, तो वो प्रॉफिट हम लोग कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दिए, और बाकी जो पैसा था 20% वो हम लोग बैंक से पेमेंट कर दिए। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में बोला था, कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 4 ईच एट पर फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। मतलब कंपनी के हाथ हाथ में कैश का शॉर्टेज है, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, 5,000 इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ दिया। तो एंट्री किए हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 4, 20,000, 20,000। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला था, नेक्स्ट पॉइंट में बोला था ये जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसीड्यूर है, इसको करने के लिए कंपनी का 5,000 रुपया खर्चा हुआ है। तो ये खर्चा हम लोग कौन से अकाउंट से पास करेंगे, हम लोग कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से पास करेंगे। इसीलिए लिखे है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और टू बैंक 5,000, 5,000। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट वाला जर्नल एंट्री पास करेंगे। लेकिन लास्ट वाला जर्नल एंट्री करने से पहले हम लोग को एक कैलकुलेशन करना है। किस चीज का कैलकुलेशन करना है, पहले हमें देखना होगा कि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना पैसा हम लोग जमा करके रखे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, पहले कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में यहाँ पर 60,000 है, यहाँ पर 60,000 प्रॉफिट हुआ था मेरा, वो हम लोग यहाँ पर जमा करके रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग 1 लाख जमा करके रखे हैं, तो टोटल कितना हुआ, 1,60,000। फिर यहाँ पर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग 25,000 जमा करके रखे हैं, तो टोटल कितना हुआ, 1,85,000। फिर यहाँ पर आ गया है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 64,000 लेके। ठीक है, तो 1,85,000 प्लस 64,000 करेंगे, और उससे हम लोग 5,000 का डेबिट कर लिए, मतलब पैसा यहाँ पर खर्चा कर लिए। ओके, तो टोटल क्रेडिट कितना है, क्रेडिट है मेरा 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 64,000, और उससे हम लोग 5,000 जो डेबिट हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग माइनस करेंगे, करके जो आएगा वो होगा मेरा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का प्रेजेंट बैलेंस। ठीक है, तो जितना कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट है उसको ऐड करेंगे, और जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट है उसको हम लोग माइनस करेंगे, जो रहेगा वो होगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस। तो देखिए कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना कितना आया है, पहले 60,000 आया था, तो 60,000 प्लस, उसके बाद 1 लाख आया था, प्लस 1 लाख, प्लस फिर आया था 25,000, प्लस 64,000।
हम क्या बोले, सारा क्रेडिट को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये जो सारा अमाउंट है, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्रेडिट है ना, क्योंकि ये तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली तो प्रॉफिट है। तो ये सारा क्या है मेरा, ये सारा मेरा क्रेडिट बैलेंस है। और इससे एक खर्चा हो गया था, जो कि ये वाला कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का जो खर्चा हुआ था 5,000, उसको हम लोग माइनस करेंगे और देखेंगे कितना है मेरे पास। ये करने पर मेरा बैलेंस आया है 2,44,000। तो ये भी तो क्रेडिट बैलेंस है मेरा, ये तो प्रॉफिट हो गया है ना। तो इतना क्रेडिट में जमा है, मतलब इतना प्रॉफिट जमा है, और उससे बस हम लोग 5,000 माइनस किए। तो ये जो 2,44,000 आया, ये तो मेरा प्रॉफिट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन में पैसा जमा करके रखे हैं, इससे हम लोग पैसा निकालेंगे। ठीक है, निकालने के लिए क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट में जमा है पैसा, निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। लिखेंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। कितना पैसा जमा है, उसका एक बार कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं हम। ये हो जाने के बाद अब हम लोग को देखना है कि लास्ट में क्या क्या बोला है। पॉइंट नंबर 7 में देखिए, बोला है लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी रीवैल्यूड एज 1,20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना होगा, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू होगा 1,20,000। यहाँ पर कितना वैल्यू है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस शीट में वैल्यू है 1,00,000 रुपया। तो 20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है मेरा, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट है, डेबिट बैलेंस। तो 1,00,000 है, 1,20,000 करना है, तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से उसको डेबिट करते हैं। लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी ₹70,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना होगा, 70,000। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी है कितना, 75। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू तो घटेगा, मतलब क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस में 75 है और उसका वैल्यू अब कितना होगा, 70,000। तो डेबिट बैलेंस घट गया है, डेबिट बैलेंस को घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट वाला एंट्री हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे। पहले जो डेबिट में आ रहा है, पहले उसको लिख देंगे हम लोग। ठीक है, फिर देखिए बोला है स्टॉक का वैल्यू होगा 3,00,000। तो स्टॉक कितना है देख लेते हैं। तो स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज, देखिए इन्वेंट्रीज यहाँ पर है 2,50,000। तो स्टॉक का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, 3,00,000। और बैलेंस शीट में कितना है, बैलेंस शीट में है 2,50,000। तो स्टॉक का वैल्यू भी बढ़ेगा। स्टॉक मेरा एसेट है, डेबिट बैलेंस उसको बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे हम लोग। लिखेंगे स्टॉक या इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट 3,00,000 होगा। पहले वैल्यू कितना था, 2,50,000, 50,000 से डेबिट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, पेटेंट वाज रिड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट का वैल्यू 20% से घटेगा। देखिए पेटेंट 60,000 है, पेटेंट मेरा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। घटाएंगे तो एसेट घटेगा, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, घटाने के लिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट का ये वाला एंट्री भी हम लोग बाद में करेंगे प्लांट एंड मशीनरी के साथ। ठीक है, जब प्लांट एंड मशीनरी करेंगे तब इसका एंट्री भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या एडजस्ट करना होगा यहाँ पर। देखिए जर्नल में तो यहाँ तक बोला है, लेकिन इसके इसको छोड़ के भी मुझे कुछ कुछ चीज को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को इस लास्ट जर्नल एंट्री में। देखिए यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है कितना, 2,00,000। और कैपिटल रिजर्व है 30,000। ये जो दोनों रिजर्व है, इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूटिलाइज कर देंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो चीज रहता है वो तो मेरा लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट बैलेंस है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस है वो भी क्रेडिट है, कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है वो भी क्रेडिट है।
हम लोग क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हैं कि रिजर्व एंड प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो सब लायबिलिटी होता है मेरा। ये क्या है मेरा? ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। अब इससे जब हम पैसा निकालेंगे तो इसको क्या करना होगा? इसको डेबिट करना है। तो लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट। तो सारा डेबिट का पोस्टिंग हम लोग कर लिए, अब हमें क्रेडिट का पोस्टिंग करना है। ठीक है, लिखेंगे टू। देखिए ऑलरेडी हम लोग दो क्रेडिट का पोस्टिंग छोड़ के आए हैं, पहले हम लोग उसको देख लेंगे। पहला तो है प्लांट एंड मशीनरी और फिर है पेटेंट। तो ये दोनों क्रेडिट होगा, इसको पहले हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। 75,000 था, लेकिन होगा कितना? 70,000। 5,000 से प्लांट एंड मशीनरी घटेगा। ठीक है, फिर पेटेंट 20% से घटेगा टू पेटेंट। पेटेंट था कितना? 60,000। 20% मतलब 12,000 से पेटेंट घटेगा। ठीक है, अब टू, देखिए जहां पर रिजर्व एंड सरप्लस था उसमें ये तीनों चीज है, और अजीब वैसे ये तीनों लेस बोल के लिखा है। अब लेस क्यों लिखा रहेगा पता है? डेबिट क्रेडिट से, क्रेडिट से लेस इसलिए लिखा है। ये देखो ऊपर में जो ये दोनों बैलेंस है, ये तो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट से ये लेस क्यों लिखा है? क्योंकि ये तीनों डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो हेड है उसमें तो सब कुछ का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन ये तीनों चीज लेस बोल के लिखा है। मतलब नेगेटिव बैलेंस है ना, तब ले जाके इसको लेस बोल के लिखेंगे हम लोग। तो ये जो तीन चीज है ये बेसिकली डेबिट बैलेंस है। तो इसमें क्या क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का बैलेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। बेसिकली ये तीनों क्या है पता है? ये तीनों में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये दोनों मेरा फिक्टिशियस एसेट है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है मेरा एक्यूमुलेटेड लॉस। तो लॉस तो डेबिट होता है, और ये दोनों है मेरा फिक्टिशियस एसेट। इसीलिए ये तीनों चीज का बैलेंस लेस बोल के लिखा है। ठीक है, जनरली रिजर्व एंड सरप्लस में तो सब कुछ का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट नॉर्मली लिखा जाएगा, लेकिन क्रेडिट से लेस क्यों किया गया है? क्योंकि ये डेबिट है, इसीलिए इसको लेस किया गया है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट कब होता है? जब वो लॉस होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस मेरा एक्यूमुलेटेड लॉस है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है मेरा? ये दोनों मेरा फिक्टिशियस एसेट है। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे एक्यूमुलेटेड लॉस, फिक्टिशियस एसेट, इस सब चीज को हमें क्या करना होता है? ये सब चीज को हमें राइट ऑफ करना होता है। तो इसको भी मुझे क्या करना है? तीनों को, इन तीनों को ही मुझे राइट ऑफ करना है। तीनों ही डेबिट बैलेंस है, और राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं फिर। तो डेबिट में डेबिट का पोस्टिंग कर लिए, क्रेडिट में क्रेडिट का पोस्टिंग कर लिए। अब हमें क्या करना है? अब देखिए ये जो चीज है ना यहाँ पर, इसको हम लोग प्लस करेंगे। प्लस करके उस प्लस वाला फिगर से ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो डेबिट ऐड करके क्रेडिट माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना बैलेंस आ रहा है। कैलकुलेट करके देखिए, टोटल जो मेरे पास पैसा था उस पैसे से ये सारा फिक्टिशियस एसेट वगैरह सेट ऑफ करके प्लांट एंड मशीनरी पेटेंट का वैल्यू एडजस्ट करने के बाद भी मेरे पास 4,32,000 का अमाउंट अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, उतना पैसा मेरे पास अभी भी है। सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद तो फिक्टिशियस एसेट, एक्यूमुलेटेड लॉस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये सब करने के बाद भी मेरे पास अभी भी 4,32,000 रुपीज है। आप लोग एडलेस करके देखिएगा, उतना ही अमाउंट आएगा। मतलब इस एंट्री का डेबिट ऐड करके क्रेडिट माइनस कीजिएगा, 4,32,000 है। ये जो प्रॉफिट है मेरे पास अभी भी बचा हुआ, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में एंड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। इसका नरेशन लिखेंगे। तो देखिए नरेशन लिख दिए, लिखिए बिंग लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज, पेटेंट एडजस्टेड, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आर रिटन ऑफ with the fund available in capital reconstruction, securities premium reserve and existing balance of capital reserve। मतलब ये तीनों जगह से जो बैलेंस मुझे मिला, उस तीनों बैलेंस से हम लोग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो डेबिट बैलेंस था उसको हम लोग राइट ऑफ कर दिए, एंड एक्सेस बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिए? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली 7 एंट्रीज हम लोग को करना है यहाँ पर। अब 4 3 4 पॉइंट 2 3 पॉइंट एक्स्ट्रा एडिशनल रह सकता है, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आया है, जो जर्नल एंट्रीज हमने पास किए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी आज ही सीखेंगे हम लोग। तो चलिए
बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब लिख दिए बैड लक लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट 31/12/2023। अब देखिए इसके ठीक बगल में हम ब्रैकेट देके रेड से लिख दिए एक वर्ड। क्या लिखा है उसमें? लिखा है एंड रिड्यूस्ड। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का सम्स का जो भी बैलेंस शीट बनेगा उसमें आप लोग ये वाला वर्ड जरूर लिखिएगा, बैलेंस शीट एज एट 31/12/2023, मतलब जो बैलेंस शीट का डेट रहेगा उसके बगल में एंड रिड्यूस्ड ये वाला वर्ड जरूर लिखिएगा, नॉर्मल बैलेंस शीट में नहीं। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का सम्स का जो भी बैलेंस शीट बनेगा उसमें एंड रिड्यूस्ड वाला वर्ड हम लोगों को जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद इसके अंडर में शेयर होल्डर्स फंड। इसका फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल। अब नोट नंबर देंगे। चलिए अब नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 देके लिखेंगे शेयर कैपिटल। इसके अंडर में पहले ही लिखेंगे ऑथोराइज्ड। सब में कुछ मेंशन नहीं है तो नॉर्मल लिख देंगे, जस्ट एक स्टेटमेंट। देखिए 10 रुपीज का शेयर था, अब वो 4 रुपीज हो गया ना, तो लिखेंगे डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 4 ईच बोल के अमाउंट में डॉट डॉट लिख के क्लोज कर देंगे। ये हो गया ऑथोराइज्ड। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अब चलिए हम लोग ऊपर का एक बार जर्नल एंट्री की तरफ देखते हैं। देखिए फर्स्ट जर्नल में यहाँ पर कितना इक्विटी शेयर्स था? यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर्स था। और फिर देखिए ये वाला एंट्री में, फिफ्थ एंट्री में यहाँ पर 5,000 इक्विटी शेयर्स है। तो ऊपर का 10,000 और ये 5 कितना हुआ? टोटल 15,000 इक्विटी शेयर्स हुआ। चलिए लिखते हैं इसको, फिर लिखेंगे 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 4 ईच फुल्ली पेड अप। ये कितना होता है? 15,000 इंटू 4 मतलब रुपीज 60,000। ठीक है, तो ये 15,000 कहाँ से आया? पहले तो 10,000 शेयर्स था और उसके बाद और 5,000 शेयर हमने वर्किंग कैपिटल पर्पस में इशू किए थे। ये हो गया टोटल 15,000 शेयर्स। पहले शेयर 10 रुपया का था, अब वो कितना हो गया? 4 रुपया का हो गया। तो 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 4 ईच फुल्ली पेड हो गया 60,000। इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितना था चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही है, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स, और वो भी कितना परसेंट? 11%। ठीक है, 2000 11% प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना हो गया था? 50 रुपया करके हो गया था। तो लिखेंगे 2000 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच फुल्ली पेड अप। ये कितना होता है? ये होता है आपका 1 लाख। तो टोटल शेयर कैपिटल आपका कितना हो गया? 1,60,000। चलिए अब इसको पुट करते हैं बैलेंस शीट में जाके। ठीक है, इसके बाद बी देके रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही आइटम आएगा, वो है ये कैपिटल रिजर्व, दिस वन। ठीक है, क्या आएगा? ये कैपिटल रिजर्व आएगा 4,32,000 का। तो उसको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का जरूरत नहीं है, हम लोग स्ट्रेट यहाँ पर लिख देंगे 4,32,000। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 देखे नॉन करेंट लायबिलिटीज।
नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर में ए देके लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसका नोट नंबर 2, चलिए नोट बनाते हैं। 2 नंबर देके लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा डिबेंचर। ठीक है, अब देखिए डिबेंचर का एक एडजस्टमेंट था। देखिए यहाँ पर कितना डिबेंचर था? 5% था, लेकिन वो तो राइट ऑफ हो गया कितना परसेंट डिबेंचर हो गया? 10% डिबेंचर हो गया। तो लिखेंगे 10% डिबेंचर, इसका वैल्यू हो गया था 25,000। बैलेंस शीट में जाकर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे 25,000। देखिए इसके बाद ये करंट लायबिलिटी आना चाहिए था, लेकिन करंट लायबिलिटी में जो ट्रेड पेएबल है उसको हम लोग पेमेंट कर दिए थे। वो लोग 80% क्लेम छोड़ दिया था और हम लोग 20% उसको पेमेंट कर दिए थे, इसीलिए ट्रेड पेएबल और आएगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड को टोटल कर लेंगे। ये होगा आपका 6,17,000, लिख देंगे टोटल। ठीक है, देखिए आप 2 नंबर देके लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में पहला आएगा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स में जो पहला पॉइंट होगा वो होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए लिखते हैं। इसके अंडर में नंबर ए देके आएगा टेंजिबल। टेंजिबल टेंजिबल का नोट नंबर देंगे 3। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर नोट देके हमने टेंजिबल बना के रखे हैं यहाँ पर। तो टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसका वैल्यू 1 लाख था और 20,000 से बढ़ गया था, बढ़ के अब हो गया है वो 1,20,000। और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 75,000 था, 5,000 से घट के हो गया है वो 70,000, और टोटल आया है 1,90,000। और उसके बाद इसको हम ले जाके हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1,90,000। इसके बाद बी देकर लिखेंगे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का नोट नंबर होगा 4। अब देखिए इंटेंजिबल एसेट में था पेटेंट। ठीक, तो इंटेंजिबल में पेटेंट था ये वाला। पेटेंट का वैल्यू 60,000 था, 12,000 से वो डिक्रीज हुआ है, ओके उसका करंट वैल्यू है 48,000। तो पेटेंट का वैल्यू हम लोग जाके लिख देंगे 48,000 इंटेंजिबल में, तो 48,000। ठीक, इसके बाद हम लोग 2 नंबर देके लिखेंगे करेंट एसेट्स। ठीक, अब करंट एसेट्स में पहला आएगा इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज कितना था? देखिए इन्वेंट्रीज था यहाँ पर 2,50,000, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेंट्रीज का वैल्यू कितना बोला गया था? कितना होगा? 3 लाख। तो हम लोग जाके स्ट्रेट लिख देंगे 3 लाख। उसके बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू कितना है? 50,000। तो ट्रेड रिसीवेबल का कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं था, तो हम लोग स्ट्रेट ट्रेड रिसीवेबल में 50,000 लिख देंगे। ठीक है, और नंबर 3 में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका नोट नंबर होगा 5। इसका नोट्स हमें बनाना है, तो नंबर 5 देके लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए ऊपर में क्या लिखा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना है मेरा? 30,000 रुपीज है। तो पहले हम लोग जाके लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बोल के 30,000। अब पैसा जहां जहां से आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे।
और पैसा जो खर्चा हुआ है उसको हम लोग लेस करेंगे। देखेंगे कहाँ कहाँ से मेरा पैसा आया है। देखिए, पहले तो देखिए हम क्रेडिटर को पेमेंट किया है, ये वाला। ये तो हम बैंक बोल के क्रेडिटर को पेमेंट किया है ना 16,000। तो ये माइनस होगा, हम तो पेमेंट कर दिए। और ये जो नया इक्विटी शेयर हम इशू किया है 5,000 का, जहाँ पर बैंक डेबिट है, तो ये जो 20,000 है, ये 20,000 तो आया है मेरे पास। तो 16,000 माइनस होगा और 20,000 रुपया क्या होगा, प्लस होगा। और देखिए यहाँ पर और एक पेमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस था मेरा 5,000, तो ये भी माइनस होगा। तो 16,000 माइनस होगा, 5,000 माइनस होगा और 20,000 ऐड होगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर लिखेंगे लेस पेमेंट टू क्रेडिटर। कितना था, 16,000। उसके बाद ऐड इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर 20,000। ठीक। और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ये हुआ है मेरा 5,000। तो ये करके देखना है कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 29,000। और ये 29,000 हम लोग जाके यहाँ पर लिख देंगे। अब ऐड करेंगे, इसका भी वैल्यू आएगा 6,17,000। तो बैलेंस शीट टैली हो गया। बस बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट जैसे हम पहले सिखाए थे वैसे ही होगा। लेकिन आप लोग ये वाला पार्ट याद रखिएगा, ये वाला लाइन लिखना मत भूलिए, एंड रिड्यूस्ड। ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम 1। आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। और इसका नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आने वाला है। और उस क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अटैच कर देंगे वीडियो का लिंक में। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम आ गया है, 10th से आप लोग का स्टार्ट है। तो एकदम हार्डकोर पढ़ाई करते रहिए। और ऑडिट का जो क्वेश्चंस वगैरह पढ़ना है इंपॉर्टेंट वगैरह, उसका एक लिस्ट है मेरे पास, वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है। तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, बाय बाय।